गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करते हैं। बीच में 2-3 दिन करंट अफेयर्स इसलिए नहीं आया था कि तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। करंट अफेयर्स में पहला सवाल है, पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थॉर्प का निधन हो गया, डेथ हो गया। वो किस देश से संबंधित थे? या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या श्रीलंका? आंसर क्या होगा? तो आंसर इज बी, यानी वो इंग्लैंड से थे। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर थे और कोच भी रह चुके थे। 55 साल की उम्र में ही उनका डेथ हो गया और ये काफ़ी दुखद है। इन्होंने 100 टेस्ट मैच खेला है, 82 वनडे खेला है, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस इनका था। और साथ में जो कोच थे, कोच वाला काम भी इन्होंने किया था। इवन सॉरी 2022 में उन्हें अफगानिस्तान का हेड कोच भी नियुक्त किया गया था। तो ये इनका, तो आज मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही आपको करंट अफेयर्स बताऊंगा। हर साल मनाया जाता है, ये पहला साल नहीं है। हर साल मनाया जाने वाला हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त, 6, 5, 4। चूँकि हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा, या जीएस पढ़ेंगे तो हिरोशिमा और नागासाकी 2 कहानी तो आपको पता ही होगी। 8, 6, 5 या 4। तो आंसर इज बी, 6 अगस्त। 6 अगस्त। और ये कब की बात है? 6 अगस्त 1945 की बात है। 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो हिरोशिमा शहर पे परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, तो हिरोशिमा दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पीस को बढ़ावा देने के लिए, और हिरोशिमा पे जो बम गिरा था उसके इम्पैक्ट को लेकर जागरूकता और उसको एहसास करवाने के लिए ये काम किया गया था। इस बार 79th वर्षगांठ इसकी मनाई जाने वाली है। परमाणु बम से हमला होने वाला पहला शहर हिरोशिमा था। इस हिरोशिमा के बाद नागासाकी पे बम गिरा था। और किसने गिराया था? गिराने वाला जो देश था वो अमेरिका था। जो हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया गया था, उसको जापान के जो हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय को गिराया गया था। तो ये फैक्ट है। और हिरोशिमा पे 9 तारीख को, तो 6 और 9 अगस्त, तो ये 2 डेट है जब दोनों बम गिराए गए थे। याद रखिएगा एक चीज़ कि जो 6 अगस्त का डेट है, ये हिरोशिमा पे बम गिरा था, द लिटिल बॉय। और जो 9 अगस्त है वो नागासाकी पे बम गिरा था, उसका नाम था द फैट मैन। तो द फैट मैन एंड द लिटिल बॉय। भारत 100, इंडिया 100, ये क्या है? देखिए, इंडिया 100 इन विजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, ये एक किताब है। किसने लिखा है पहले ये बता दो? पीयूष गोयल, वी सुब्रमण्यम, अमर्त्य सेन या राजनाथ सिंह? आंसर इज बी। आंसर इसका है बी, वी सुब्रमण्यम। ये पहले सोचिए, मतलब ये जो हैं पूर्व आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और पीयूष गोयल अभी क्या है? मिनिस्टर हैं, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री। इनके टाइम में इसको इनॉग्रेट किया गया है। इसके अंदर कब तक का? तो 2047 का। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ पूछ के पढ़ना चाहिए। 2047 तक की जो भारत की इकोनॉमी है उसका एक रफ खाका है। और इन्होंने बोला कि उस समय तक भारत की जो इकोनॉमी है वो $55 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगी। भारत दुनिया के टॉप 3 देश में शामिल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे इसमें बताई है। काफ़ी इतना। पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में किसे भारत की तरफ से ध्वज वाहक चुना गया है? मनु भाकर, विनीसा फोगाट, नीरज चोपड़ा या मनु भाकर और विनीसा फोगाट? तो आंसर इज ए, मनु भाकर। मनु भाकर अभी बहुत ज़्यादा चर्चे में है। पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीत चुकी हैं मनु भाकर, और समापन समारोह के लिए इनको ध्वजवाहक चुना गया है। आपको पता है समापन समारोह कब होगा? 11 अगस्त को। कहाँ होगा? तो फ्रांस में। तो मनु ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत के इतिहास रचा है। पहली एथलीट हैं जिन्होंने पहली बार में ये उपस्थिति दर्ज की है। और ये काम उन्होंने किस में किया है? 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के अंदर उन्होंने ब्रॉन्ज को जीता है। और बाद में उन्होंने सबरजीत सिंह के साथ मिलकर भी दूसरा ब्रॉन्ज जीत लिया है। सर वो ओवरऑल अभी तो मैच चल ही रहा है, तो इस तरह से अलग अलग मतलब अलग अलग गेम चल रहा है। विनीसा फोगोट ने भी अभी जीता है।
तो इस तरह से अभी जब 11 को ये ओवरऑल समाप्त हो जाएगा तो फिर हम लोग पूरा डाटा लेके इस पे आएंगे। अभी बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च इन रॉ के द्वारा वित्त वर्ष 2025 के लिए भारतीय जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना लगाया गया है? 7.3, 6.5, 7.5 या 7.1? तो आंसर इज सी, 7.5 का अनुमान लगाया गया है। दरअसल इन्होंने ही मतलब इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, जिसको INRA कहते हैं, इसने ही अपनी इसके प्रीवियस में जो अनुमान लगाया था 2025 के लिए ही, तो वो 7.1 था, उसको इन्होंने बढ़ा दिया है। RBI ने 7.2 किया है। हमारे वित्त मंत्रालय का जो है 6.5 से 7 के बीच में जीडीपी होगा। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं 7 के आसपास की जीडीपी सब लोग दिखा रहे हैं। नई दिल्ली में भारत और वियतनाम की रक्षा नीति वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। ये कौन सी वार्ता है? ये कौन सी वार्ता है? ये जो है बी वाली है, यानी 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता दिल्ली में होगा। और इसके लिए जो रक्षा सचिव हैं गिरधर अरामने, और वियतनाम से जो रक्षा उप मंत्री सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल हुआंग जुआंग चियन हैं। तो ये सब आएंगे। अब ये लोग अपने बात करेंगे कि कैसे हम डिफेंस सेक्टर के अंदर हम एक दूसरे के सहयोग बढ़ा सकते हैं। दैट्स इट, इतना काफ़ी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट के द्वारा आधुनिक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। निहारिका, निवाहिका, नाविक, सतलज। आंसर क्या होगा इसका? आंसर इज बी। आंसर है इसका निवाहिका, निहारिका नहीं, निवाहिका। अब इससे क्या होगा? मंत्रालय या जिसको भी डाटा चाहिए तो एक संस्थागत डाटा उपलब्ध होगा, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होगा, जो ऑफिशियल स्टाफ होंगे उन तक ये सुरक्षित पहुंच जाएगा। तो इन सब में ये मदद करेगा, जिसका यूज़ आसानी से किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे युवा ओलंपिक रेफरी बना है? युवा ओलंपिक रेफरी मुक्केबाजी में, सॉरी, ठीक है, सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाजी रेफरी कौन बने हैं? श्री राम शुक्ला, चंद्रशेखर रमण, साई अशोक या जैस्मिन? आंसर इज सी। नाम है पूरा क्या? नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन साई अशोक। दरअसल भारतीय सेना में काम कर रहे हैं अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कालिबन साई अशोक। इनको पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से मुक्केबाजी के लिए रेफरी बनाया गया है। और ये सबसे कम उम्र के मतलब ऐसे हैं जिनको रेफरी के रूप में लिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स कल से करेंगे।